हम आज जब 54 साल पूरे करते हैं और 55वें साल जा रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि 9 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए। मोदी सरकार 2014 में मई में आने के बाद उन्होंने जो एक नीति तय की, हम इस बैंकिंग क्षेत्र का जो 51% ओनरशिप है इसको 33% रखेंगे खुद के पास और 67% हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये बातें चलती रही। 2015 में पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के प्रीमाइसेस में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई। फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हाँ सारे बहुत बड़े मंत्रीगण, रिजर्व बैंक गवर्नर जिसमें रघुराम राजन जी थे, डिप्टी गवर्नर थे, बैंकों के चेयरमैन थे। लेकिन मुख्य रूप से रोल ये बैंकिंग क्षेत्र इसको एक नया रूप देना, इसके लिए LIC GIC के भी चेयरमैन वहां पे थे। मैं तो कहूं 11 रेगुलेटर वहां पे मौजूद थे इकोनॉमी के, और वहां पे तय हुआ कि ज्ञान संगम नाम का एक प्रोग्राम उन्होंने तय किया कि बैंकों में ओनरशिप गवर्नमेंट की अब सिर्फ 33% रहेगी और 67% मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट होगा। और दूसरी बात उन्होंने तय की कि हाँ, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 7 सब्सिडरीज हैं, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये तो 2013 के पहले वहां पे स्टेट बैंक में मर्ज हो चुके थे। और 5 बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये 5 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करना, ये इनका एजेंडा था। ये एजेंडा बैंक रिफॉर्म्स के तहत पूरा हुआ। उसके बाद 2018-19 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंडर और भारत सरकार की नीति के तहत ये भी तय हुआ कि जो 27 बैंक है, नेशनलाइज सेक्टर बैंक है, उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके 5 बैंक वो जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेला रहेगा। वो देश की एक बहुत बड़ी बैंक रहेगी और दुनिया में पहले 100 बैंकों में उसका नाम आएगा। एक उद्दिष्ट बताया गया था और उसका बैलेंस शीट तगड़ा होगा। लेकिन बाकी के जो 20 बैंक है, इसमें से भी एक्विजिशन एंड मर्जर इस प्रोसेस में हमको सिर्फ 6 बैंक रखना है। और हमने ये देखा कि 2019 और 20 के दरम्यान हमने ये भी देखा कि अभी आज के तारीख में इस एक्विजिशन एंड मर्जर में आज के तारीख में 12 बैंक है। IDBI बैंक एक एक्ट के तहत अभी भी है, वो 12 बैंक नेशनलाइज है। इन 12 बैंकों में जहां तक सेंट्रल बैंक है, जहां तक इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है। तो कुछ नाम तो हट गए, 12 बैंक रह गए। अभी जिन बैंक के नाम हटे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 12 बैंक है, एक्विजिशन एंड मर्जर के बाद इनका बैलेंस शीट तगड़ा हो गया। ये हमने देखा कि 2015 से लेके 2022 और 23 का जब बैलेंस शीट देखते हैं तो आज की तारीख में जो 2014 में बहुत बड़े पैमाने पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, इसको रिकवरी किए बगैर, रिकवरी के लॉस थे हमारे पास। एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल था, वो एक्ट था, एक सरफासी एक्ट था, लेकिन फिर भी एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड लाया गया 2017 में, जिसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट की गई कि ये बहुत बड़ा स्ट्रांग रिकवरी लॉ होगा। लेकिन पहले 2 लॉ इसको बगल में रखे, ये लॉ जब आया तो दुनिया ने ये देखा कि जितने बड़े कर्जदार हैं इनको लोन वेवर्स दिए गए और कानूनन जब वे एनसीएलटी में जाते हैं, क्योंकि बैंकर लेके जाते हैं रिकवरी के लिए, तो 100 में से 20 रुपया 25 रुपया रिकवर कर पाते हैं और बाकी का पैसा वेव हो जाता है, लोन वेव हो जाता है और बाद में बैंकों के बैलेंस शीट से राइट ऑफ होता है। और आज की तारीख में ये आंकड़े सामने आते हैं कि 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा रकम वो राइट ऑफ किए गए बैंकों से बैलेंस शीट से। तो राइट ऑफ करने के बाद वो फ्लोबैक होके प्रॉफिट में जमा होते हैं, इसलिए बैंकों के मुनाफे बढ़ गए। अभी सारे बैंकों के प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं,
16-17 में ये बैंक कमजोर थे, इनका कैपिटल एडिक्वेसी कम था, वो इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से 12%, कुछ लोगों के कम थे। इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट करीब करीब 12%, 13%, 14%, 18% थे। अब सभी लोगों के एवरेज देखा जाए तो 6 या 7% के आसपास ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। कुल मिला के 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा आज बैंकिंग क्षेत्र में से राइट ऑफ किया, लोन वेवर किया। कानूनन किसान के बारे में 2008 में जो 73,000 करोड़ का लोन वेवर हुआ, उस वक्त यूपीए सरकार ने, शरद पवार जी साहब और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनकी गवर्नमेंट ने बैंकों को पैसा दिया 73,000 करोड़ और लोन वेवर गरीब किसानों को किया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन था, लेकिन ऐसा डिसीजन पिछले 9 साल में कहीं नहीं किया गया। हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने किया, कुछ हद तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट में महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया, वो 20,000 करोड़ तक था। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे कर्जा माफी तो इस देश के बड़े कारपोरेट्स को मिला है। अब ऐसी हालत में आज जब हम देखते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन, यह एक्ट तो बरकरार है, लेकिन सरकार खुद, मालिक खुद बात ये कर रहा है, जो 2015 की ज्ञान संगम जो प्रोग्राम बनाया एनडीए गवर्नमेंट ने, उसकी ये एक पहल है कि हम आखिर में ये 12 बैंक बेच देंगे। हालांकि सारे बैंक मुनाफे में आ गए हैं। पहले बात चलती थी लॉस मेकिंग पब्लिशर बैंक है, क्यों इनको पालना है, सफेद हाथी है, ये सरकार को कर्जे में डालते हैं। वास्तविक सरकार ने इनका पूरा इस्तेमाल किया है, जनता के हित में, इकोनॉमी में इनका इस्तेमाल हुआ है। अगर ये राष्ट्रीयकृत बैंक 1970 से लेकर आज तक देश के हित में काम नहीं करते, पार्लियामेंट के अंडर काम नहीं करते, तो देश आज 5वां नंबर का बड़ा इकोनॉमी नहीं बन पाता। देश के इतने उद्योग, देश के 6 करोड़ 20 लाख एसएमईज और एसएमईज खड़े नहीं होते। एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ये खड़े नहीं हो पाते। हमारी अमूल डेयरी हो, हमारा कॉटन क्षेत्र हो, हमारा खेती का क्षेत्र हो, ये खड़ा नहीं हो पाता। हमारे एलआईसी ने, हमारी बैंकों ने लाखों लाखों करोड़ देश के विकास में पार्लियामेंट ने तय किया, इसलिए लगाए हैं। लेकिन पिछले 9 साल में प्राइम मिनिस्टर की योजनाएं नाम बदलकर वो जनधन अकाउंट, जो पहले जीरो बजट अकाउंट्स थे, उनका नाम जनधन अकाउंट बना दिया गया। और जनता के खातों में प्राइम मिनिस्टर के नाम से पैसा जो जाता है, आखिर वो बैंकों का तो जाता है, वो थोड़ी प्राइम मिनिस्टर मोदी देते हैं, उसका तो बजट प्रोविजन होता है। बट वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। बैंकों में पैसा किसका होता है? लोगों का पैसा होता है। एलआईसी में पैसा किसका होता है? लोगों का पैसा होता है। तो लोगों का पैसा अपने नाम पर लोगों को देना और कहना हमें वोट दो, हम आपकी भलाई चाहते हैं, ये तो करप्ट प्रैक्टिस हो गई। इसके बजाय अगर खेती बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आप सस्ते इंटरेस्ट रेट से अगर कर्जा देते हो, उसको ठीक ढंग से मॉनिटर करते हो, उसको ठीक ढंग से वसूल करते हो, तो बैंकों का कर्जा वसूल करके बैंक बड़े हो सकते हैं। आज बैंक बड़े हो गए, लेकिन बैंक अंदर से बहुत कमजोर है, उनके फंडामेंटल्स कमजोर है, और केवल वो बैंकिंग क्षेत्र मालिक भारत सरकार है, इसलिए वो 15, 16, 17, 18 में या 19 में नहीं डूबे। 2008 और 9 में भी दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा झोंका आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन डॉक्टर वीवाई रेड्डी जैसे रिजर्व बैंक गवर्नर और ऑफ कोर्स इस देश के बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ये अपराइट रहा, मजबूत रहा, और इसलिए इकोनॉमी मजबूत रही। ये बातें बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में जब हम 55वां साल आज मना रहे हैं, तो कौन मना रहा है? यूनियंस, वो भी सारे यूनियंस नहीं, 9 यूनियंस है, उसमें से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन,
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये दो बड़े यूनियन बहुत बहुत बड़े पैमाने पे बैंक नेशनल्स को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये दोनों संगठन एक ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं। एआईबीओ तो 1980 में पैदा हुआ, लेकिन 1946 में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन एक ऐसे वातावरण में हुआ था कि जब देश का स्वातंत्र्य अभी हमें मिला नहीं था। वो 20 अप्रैल 1946 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक करीबी रिश्तेदार रमेश चक्रवर्ती और हमारे सबसे बड़े नेता कॉमरेड प्रभातकार, ये जो महान शख्स थे, इन्होंने बैंकों में नौकरी करते हुए, निजी क्षेत्र के बैंकों में नौकरी करते हुए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन किया। और ये गठन करते हुए उन्होंने ये कहा कि बैंक निजी क्षेत्र में है, लेकिन बैंकों की मालिकी देश के सरकार के हाथ में होनी चाहिए जब देश स्वतंत्र होगा। ये पहला रिजोल्यूशन उनका था। जन्म लेते ही ये पहला रिजोल्यूशन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये इतने प्रभावित थे स्वतंत्रता आंदोलन से।